Subscribe and press the bell icon on YouTube app and never miss an update. Hello dear friends, welcome to Target Education. In today's lecture, basically we are going to discuss about one of the very important tool inside the central tendency, and the tool which we'll be discussing in today's class is gonna be mean. ध्यान देंगे, मीन को ही रिफर किया जाता है एवरेज से, और अगर मीन या एवरेज के बेसिक कंसेप्ट को अगर आप अप्लाई करते हैं रैंडम वेरिएबल्स पे तो उस कंसेप्ट को बोला जाता है एक्सपेक्टेशन. सो इन फ्यूचर जब मैं रैंडम वेरिएबल या रैंडम प्रोसेस पढ़ूंगा तो वहां जब वर्ड मैंने एक्सपेक्टेशन यूज करना है तो मैं सेम का सेम फंडामेंटल और सेम का सेम कंसेप्ट यूज करूंगा जो मैं यूज करने जा रहा हूं अभी मीन और एवरेज के लिए. ठीक है, पहली चीज. दूसरा, ध्यान देना, मीन के लिए टोटल मैंने 2 वीडियो रिलीज करने का सोचा है. जो आज का वीडियो होगा दैट्स गोना बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ मीन, जहां मैं केवल थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करूंगा रिगार्डिंग द मीन. और जब आपका एक अच्छा सा कंसोलिडेटेड फॉर्म ऑफ द अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगा मीन के लिए, तो इसके जस्ट बाद एक नया वीडियो आएगा जहां मैं केवल कुछ सम्स डील करूंगा किसके रिलेटेड टू द मीन. तो मैं कुछ 6 से 7 न्यूमेरिकल्स लूंगा और ट्राई करूंगा कि आप जितना भी अच्छे से आपने थ्योरेटिकल पार्ट मेरे साथ बैठ के पढ़ा है उसको अपन रिलेट करें कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ. ध्यान देना, मैं हमेशा बोलता आया था और आज भी बोलूंगा कि मैं जो भी बोल रहा हूं स्टार्ट राइटिंग दोज वैल्यूज और दोज डेटास. नहीं तो कल के दिन आप मेरे नॉलेज में शायद एंजॉय जरूर कर लेंगे, लेकिन लास्ट में अगर बात आती है कन्वर्जन की कि आपने जो भी मेरे से पढ़ा उसको कितना अच्छे से आप रिजल्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाओगे, वो केवल सोलली डिपेंड करता है कि आपने मुझसे कितने अच्छे से समझा एंड मोर ओवर आपने कितना अच्छे से एक नोट्स क्रिएट किया. सो कीप मेंटेनिंग द नोट्स जब भी आप मेरे से क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं. चलिए, तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे. हेडिंग जो होगा वो क्या होगा, मीन होगा, स्लैश लिखेंगे एवरेज, डेस होगा अंडरस्टैंडिंग. अंडरस्टैंडिंग मैंने इसलिए बोला है क्योंकि इसके बाद एक क्या आएगा, नेक्स्ट वीडियो आएगा जहां मैं मीन और एवरेज के न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करूंगा. सो दैट इज व्हाई आई एम जस्ट राइटिंग इट अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज विल बी बिल्डिंग अ थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द मीन एज वेल एज एवरेज. और नीचे लिख लेंगे एक्सपेक्टेशन, ब्रैकेट में लिख लेंगे it is used in calculation of mean during the random variable calculation. It is used for the calculation of mean during random variable calculations. तो वहां भी क्या होगा, मैं rather calling it मीन एंड एवरेज मोस्ट ऑफ द टाइम. जो प्रिविलेंट नेम है आपके रैंडम प्रोसेस है रैंडम वेरिएबल को सॉल्व करने का या फिर उसका मीन या एवरेज निकालने का, दैट इज नथिंग बट एक्सपेक्टेशन. इज दैट पार्ट क्लियर? तो चलिए, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं मीन, एवरेज या फिर इन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, इसका ब्रीफ में एक आइडिया देता हूं मैं करने क्या जा रहा हूं. तो मैंने लास्ट क्लास में देखा हुआ है कि कायदे से डेटा का कलेक्शन 2 टाइप के सेट ऑफ डेटा हो सकते हैं. या तो क्या होगा, अनग्रुप डेटा होगा जिसको मैंने बोला है रॉ मोस्ट फॉर्म ऑफ द डेटा, या दूसरा होगा क्या होगा, क्लोज ग्रुप ऑफ द डेटा होगा. तो मैं ये देखना चाहूंगा कि किसी भी सेट ऑफ डेटा कलेक्शन के लिए आप मीन और एवरेज की वैल्यू निकालोगे कैसे, पहली चीज. दूसरा, मैंने ये बोला है कि कायदे से मीन और एवरेज जो है वो एक टूल है जो कायदे से किसी भी कलेक्शन ऑफ डेटा का सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट करता है. तेरे वर्ड सेंट्रल टेंडेंसी कैसे आया, ये अपन क्या करेंगे, जैसे मीन, मीडियन और मोड सब पढ़ लेंगे तो उन सब टूल्स को मैं क्या करूंगा, थोड़ा अच्छे से बैठ के एनालाइज करूंगा, तब समझ में आएगा कि मीन, मीडियन और मोड बेसिकली किसी भी कलेक्टेड डेटा का सेंट्रल टेंडेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो अब ये मान के चलो आपका जो मीन या एवरेज है इट्स वन ऑफ द टूल इनसाइड द सेंट्रल टेंडेंसी. ध्यान देना, सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर ही इसको क्यों स्टैक किया गया है या इंक्लूड किया गया है, ये तभी पता चलेगा जब बेसिकली आप मीन, मीडियन और मोड के बारे में अच्छी से जानकारी ले ले. तो चलिए, कीप राइटिंग फ्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. तो लिखेंगे द फर्स्ट पॉइंट. it is the supreme tool for the calculation of the central tendency of the collected data
तो यार मैंने लास्ट वीडियो में बेसिकली इसके बारे में डिस्कस किया है. सो सेंट्रल टेंडेंसी को क्या करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए बेसिकली यू हैव गॉट द 3 डिफरेंट नंबर ऑफ टूल्स. द फर्स्ट इज गोना बी मीन, द सेकंड इज गोना बी मीडियन एंड थर्ड इज गोना बी मोड. तो तीनों में से मैं सबसे सुपीरियर जो क्या मानता हूं, टूल मानता हूं, वो किसको मानता हूं, मीन को मानता हूं. सो आई कैन मार्क इट ओवर हियर. मीन, median and mode. This is gonna be the most superior method for the calculation of central tendency. That's a different thing. Median and mode, they also have got their own usage. मैं कुछ practical problems लेके ही आपको समझाऊंगा. But yes, if we compare in a broad sense, mean, median and mode, तो central tendency को calculate करने के लिए सबसे important जो tool है या सबसे useful जो tool है वो क्या है, mean है. That's the first thing. सेकेंड पॉइंट, मैं अब बात करता हूं प्रोसेस की. अगर आपको क्या करना है, मीन का इवैल्यूएशन करना है, तो डेफिनेटली आपके पास क्या होगा, सेट ऑफ कलेक्टेड डेटाज होंगे और आप उसका मीन या एवरेज निकालेंगे. लेकिन मीन और एवरेज निकालेंगे तो यू शुड हैव द क्लैरिटी कि आपके पास जो डेटा है वो किस टाइप का डेटा है, वो रॉ डेटा है या फिर क्या है, क्लोज ग्रुप डेटा है. तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रोसेस ऑफ व्हाट, कैलकुलेशन ऑफ व्हाट, मीन. Process for mean calculation. तो यार प्रोसेस ऑफ मीन कैलकुलेशन को मैं 2 पार्ट में बाइफरकेट कर सकता हूं, क्योंकि आपके पास क्या हो सकते हैं, 2 टाइप ऑफ सेट ऑफ डेटाज हो सकते हैं. पहला सेट ऑफ डेटाज क्या हो सकता है, रॉ डेटा, या फिर दूसरा हो सकता है ग्रुप डेटा. और ये हमेशा क्या होगा, क्लोज्ड ग्रुप डेटा होगा. ये मैंने लास्ट क्लास में आपको डिटेल किया हुआ है. grouped data, and the raw data can also be called as ungrouped data. तो यार मैंने पहले भी बोला है और आज फिर बोल रहा हूं कि मेरे वीडियोस को देखने में मजा और कंसेप्ट बिल्डिंग तभी होगा जब आप मेरे वीडियोस को सीक्वेंस में देखें. तो आप रैंडमली कहीं से उठा के कुछ भी वीडियोस देखोगे, तो मैं यहां आया हूं कंसेप्ट को अल्ट्रा या क्रिस्टल क्लियर करने. तो आप ये सोचोगे टुकड़ों में मेरे वीडियोस को देखोगे तो मैं जो फीलिंग रखता हूं मैथ्स के रिगार्डिंग, वो मैं आप तक पास ऑन नहीं कर पाऊंगा. अगर वो आप तक पास ऑन नहीं हुआ तो आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं डिफिकल्टी फीड करोगे. क्यों? क्योंकि अगर गेट के प्रॉब्लम अगर थोड़े भी ऊपर नीचे हुए या कंसेप्चुअल हुए, यू मे गो इन ट्रबल. सो मैं हमेशा ये सजेस्ट करूंगा कि आप मेरे से स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हो तो सबसे पहले स्टार्ट करो इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, और उसके बाद आओ आप कहां, सेकंड वीडियो को, जहां मैं बात करने जा रहा हूं अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीन और एवरेज. इज दैट पार्ट क्लियर? चलिए, तो अब मैं बात करता हूं सबसे पहले द मीन कैलकुलेशन ऑफ द अनग्रुप्ड डेटा. तो अब मैं बात कर रहा हूं मीन कैलकुलेशन ऑफ द रॉ डेटा और द अनग्रुप्ड डेटा. तो यार सिंपल सी बात है कि अनग्रुप्ड डेटा का स्ट्रक्चर कैसा होगा ये मैंने पहले देखा. लेट्स अज्यूम यू हैव गॉट द n नंबर ऑफ रॉ डेटास. ये क्या है, आपके पास एक अनग्रुप्ड डेटा का कलेक्शन है. चाहे वो सचिन के रन्स का क्या हो सकता है, कलेक्शन हो सकता है, एक बॉलर बुमराह के नंबर ऑफ विकेट्स इन इंडिविजुअल इनिंग्स का क्या हो सकता है, कलेक्शन हो सकता है. कल के दिन आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी के मार्क्स का कलेक्शन हो सकता है. कल के दिन अगर आप एक हॉकी प्लेयर हो तो आपके इंडिविजुअल गेम में आपके गोल्स का क्या हो सकता है, कलेक्शन हो सकता है. मैं मान के चल रहा हूं कि कल के दिन ये हो सकता है एक क्लास में अगर 40 बच्चे हैं तो 40 बच्चों के हाइट्स का कलेक्शन हो सकता है, मे बी 4 फीट, 5 फीट, 4.5 फीट, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो मैंने इसको जनरलाइज किया है केस को. लेट्स अज्यूम आई हैव गॉट द n नंबर ऑफ व्हाट, कलेक्शन ऑफ द डेटा, एंड एज वी हैव सीन देयर इज नो क्लास इंटरवल एंड नो फ्रीक्वेंसी, बाय डिफॉल्ट इट्स गोना बी अनग्रुप्ड डेटा. और बाय द वे अगर मुझे क्या करना है, इसका मीन निकालना है. हाउ डू वी गेट द मीन ऑफ दिस? तो यार एक चीज ध्यान देना, मैथमेटिकली मीन को x बार से रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक, कुछ बुक्स में इसको म्यू से भी रिप्रेजेंट किया है, म्यू ऑफ x. और आगे जाके देखेंगे जब आप रैंडम वेरिएबल, रैंडम प्रोसेस पढ़ेंगे तो वहां अगर बाय द वे x एक रैंडम वेरिएबल होगा तो उसका मीन को यूजुअली बुक में म्यू से भी रिप्रेजेंट किया जाता है.
वो तो छोड़ दो, आगे जाके आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी देखेंगे तो अगर उसका फॉर्मूला याद करेंगे तो क्या होता है, x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय ऑफ सिग्मा, बट व्हाट द म्यू इज ओवर देयर, द म्यू इज नथिंग बट द मीन, और रैंडम वेरिएबल के मैं क्या बोल सकता हूं, इसको एक्सपेक्टेशन बोल सकता हूं। सबको बगल रखो, लेकिन आज के बाद से मैं ये जानता हूं कि अगर आपके पास n नंबर ऑफ क्या है, आपके पास सेट ऑफ डेटाज हैं, तो मैथमेटिकली उनके मीन या एवरेज को आप प्रेफर कर सकते हैं x बार से या फिर म्यू ऑफ x से, ठीक है। विल बी इक्वल्स टू ऑफ क्या होगा भाई फॉर्मूला, व्हाट विल बी द फॉर्मूला, आप क्या करते हैं, जितने कलेक्शन ऑफ डेटाज हैं उन सबको क्या करेंगे, एडअप करेंगे, लाइक x1 प्लस x2 टिल xn, और जितने नंबर ऑफ डेटाज हैं बेसिकली आप उनको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सो दैट इज गोना बी द फर्स्ट फॉर्मूला विच विल बी यूजिंग फॉर गेटिंग मीन ऑफ द अनग्रुप्ड डेटा, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको डिस्क्रीट सम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज समेशन x of I where the I will go from 1 to n divided by of n, and here also this can be written as x bar which is equals to of mu of x. So the formula which we'll be using for the calculation of mean, obviously for the ungrouped data, is gonna be this one. So do not get confused in it. तो इसका मतलब ये होगा कि जितने भी आपके पास क्या है, डेटास का सेट है, उन सबको आप क्या करोगे, स्टैक करोगे, उन सबको एडअप करोगे, और जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थे उनको क्या करोगे, आप डिवाइड करेंगे। तो यहां ध्यान देना, व्हाट इज द n ओवर देयर, n है क्या यहां पर, द n इज नथिंग बट नंबर ऑफ द कलेक्टेड डेटा, नंबर ऑफ द डेटा कलेक्शन, कि आपके डेटा कलेक्शन में कितने कितने क्या है, ये कितने इनकी स्पैन है। इज ए पार्ट क्लियर, दैट्स गोना बी द फर्स्ट वन। तो चलो लगे हाथ इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं एक प्रॉब्लम ले रहा हूं, द प्रॉब्लम इज सॉर्ट ऑफ फाइंड द average or mean, find the average of the marks obtained by Sushil in the half yearly exam। और बाय द वे आपके पास जो डेटा सेट दिया हुआ है, बाय द वे उसके एग्जाम में टोटल जो सब्जेक्ट्स थे वो 5 सब्जेक्ट थे, और उसके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा है। बाय द वे मैंने ले लिया है 10, 12, 8, 20 एंड 0। तो आप एक चीज ध्यान देंगे, मुझे क्या करना है, एक जो बंदा है सुशील, उसने हाफ ईयरली एग्जाम में कितने टोटल सब्जेक्ट्स दिलाए हैं, ये तो देख के समझ में आ रहा है 5, उनके मार्क्स का क्या करना है, मुझे एवरेज कैलकुलेट करना है। तो यार इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि सुशील है कि एग्जाम है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपने जो सेट ऑफ डेटा कलेक्ट किया है वो किस फॉर्म में किया है, वो ग्रुप डेटा है या अनग्रुप डेटा है। यार यहां ध्यान देना, क्लास इंटरवल नहीं दिया हुआ है, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई है, ये कहीं ना कहीं क्या है, रॉ मोस्ट फॉर्म ऑफ द डेटा है। ध्यान देना कितने डेटाज इन्वॉल्व हैं इस प्रॉब्लम में, टोटल 5 नंबर ऑफ डेटाज इन्वॉल्व हैं। तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन लिखता हूं तो एक चीज तो क्लियर है, इस प्रॉब्लम में नंबर ऑफ डेटा कितने हैं, 5 हैं। और अगर बाय द वे नंबर ऑफ डेटा 5 हैं, इनका एवरेज अगर मैं निकालना चाह रहा हूं एक्स प्राइम, या फिर बोल सकते हो म्यू ऑफ एक्स, मैंने पहले डेटा को मान लिया है x1, दूसरे को मान लिया है x2, x3 और लास्ट को मैंने मान लिया है क्या, x5। तो कहीं ना कहीं आपको अगर बाय द वे इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस को अगर क्लब करके अगर आप इनका मीन निकालना चाहते हैं, सो विच विल बी इक्वल्स टू ऑफ x प्राइम, और विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज x म्यू x, विच विल बी इक्वल्स टू ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 divided by of n, where the n is nothing but the number of observation, which is 5 for this particular problem. Is that part clear? ठीक है, तो चलिए इसका कैलकुलेशन अगर करते हैं तो जस्ट वी आर गोइंग टू एड देम टुगेदर। सो हियर इज गोना बी x प्राइम इज इक्वल्स टू ऑफ 10 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 20 प्लस 0, that is what it is, and here it will be equals to of
So here the x prime is gonna be, you will take the sum of all of them, is gonna be 10, 12, 8, 10, 12, 8, 0, sorry 20, then 0, 20, then 0, divided by of 5. So here is gonna be 10, then 12, then 8, 12 plus 8 becomes 20, plus 10 becomes 30, plus 20 it becomes 50, divided by of 5. That will be equals to of 10. ये क्या दिखाता है? एवरेज वैल्यू, या फिर मैं बोल सकता हूं इन एवरेज सुशील हैज स्कोर्ड 10 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, जहां की एक प्रॉब्लम में एक सब्जेक्ट में एग्जैक्टली वो 10 पाया है, एक सब्जेक्ट में वो 10 से ऊपर 2 गया है, एक सब्जेक्ट में वो 10 से नीचे 2 आया है, एक सब्जेक्ट में वो 10 से आगे क्या गया है, 10 गया है. बट मोर ओवर यहां अगर बाय द वे आपके पास एक रॉमोस डेटा दिया हुआ हो तो शायद सुशील का परफॉर्मेंस आप उतना अच्छे से जज ना कर पाओ. रादर आपको यह पता चला है कि ऑन एवरेज सुशील ने एक सब्जेक्ट में कितने मार्क्स ऑब्टेन्ड किए हैं. बट एनीवेज यहां ध्यान देना, आपसे सुशील के एग्जाम की एवरेज वैल्यू पूछी गई थी, तो एवरेज वैल्यू जो है वो क्या है, 10. ये क्या बताता है? दैट्स नथिंग बट 10 मार्क्स ऑन एवरेज, 10 मार्क्स पर सब्जेक्ट. सो ऑन एवरेज जो सुशील मार्क क्या कर रहा है, ऑब्टेन कर रहा है मार्क्स, दैट इज इक्वल्स टू ऑफ 10 मार्क्स पर सब्जेक्ट. सो आई थिंक वी शुड हैव अ फेयर आइडिया कि मैं यहां क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं. ये आज तो सुशील का एग्जाम्पल है, कल आपका एग्जाम्पल हो सकता है, आपका हो सकता है बाय द वे आपने गेट 2 साल दिया हो, 2 साल के स्कोर्स का एवरेज निकालना हो तो पहले साल का स्कोर का वैल्यू, दूसरे साल के स्कोर की वैल्यू, दोनों को ऐड अप करके आपको क्या करना होगा, इसको डिवाइडेड बाय 2 करना होगा. इज दैट पार्ट क्लियर? अब बाय द वे मुझे मीन या एवरेज का इवैल्यूएशन करना है जब सेट ऑफ डेटा कलेक्शन जो हो वो किस फॉर्म में हो, ग्रुप फॉर्म में हो. So now we are going to discuss, like here I started regarding the mean calculation for the ungrouped data. Now we shall be discussing about the mean calculation of the grouped data. So anyways, by default if I am saying the group data, it's gonna be the closed group data. मैं फिर बोल रहा हूं, आप मेरी पुरानी वीडियोस के साथ आगे बढ़ोगे तभी मजा आएगा. क्लोज ग्रुप डेटा, तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं और फॉर्मूला कहां से डिराइव हुआ है ये भी मैं आपको साथ में बताते चलूंगा, सच दैट इन फ्यूचर यू शुड नॉट हैव एनी कंफ्यूजन. अगेन ग्रुप डेटा के लिए इफ आई एम कॉलिंग the mean or the average of the grouped data is equals to of x prime, the formula which we use is gonna be fi xi, where summation of fi, let's take I is from 1 to k and I is from 1 to k. यहां एफ आई एक्स आई क्या है आगे जाके देखने जा रहा हूं मैं, जब मैं एक पूरा का पूरा क्या करूंगा, सेट ऑफ प्रॉब्लम लूंगा. देखो बाय द वे मैंने क्या किया है, पहले सचिन के पिछले कितने 100 मैचेस का शायद मैंने क्या किया था, एक सेट ऑफ डेटा लिया था. अब मैं इसको थोड़ा श्रिंक कर रहा हूं. बाय द वे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है. बाय द वे एक टीचर ने 20 मार्क्स का क्या लिया, एग्जाम लिया. एक टीचर ने क्या किया, 20 मार्क्स का एग्जाम लिया है. समझने की कोशिश करना, कितने मार्क्स का एग्जाम लिया है, 20 मार्क्स का अगर उसने क्या किया है, एग्जाम लिया है. और 20 मार्क्स का उसने जब एग्जाम लिया है तब उसने क्या किया है, पूरे के पूरे 50 नंबर ऑफ स्टूडेंट, ध्यान देना. तो टोटल जो क्या है आपके पास मार्क्स है उस एग्जाम में वो कितना है, 20. और कितने बच्चे अपीयर हो रहे हैं बाय द वे, स्टूडेंट्स चलो मैंने ले लिया, कितने अपीयर हो रहे हैं, 15. कितने अपीयर हो रहे हैं, 15. और टीचर ने इसके लिए क्या किया है, एक क्लोज ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन क्या किया है, फॉर्म किया है. क्लोज ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले क्या होगा, क्लास. और यहां जो क्लास होगा डेफिनेटली किसका होगा, वो मार्क्स का होगा. बाय द वे टीचर ने कुछ ऐसा फॉर्म किया है, क्लास 0 से लेके कहां तक, 5 तक, 5 मार्क्स तक, 5 से लेके 10 मार्क्स तक, 10 से लेके 15 मार्क्स तक, और 15 से लेके 20 मार्क्स तक. ये कुछ ऐसा टीचर ने क्या किया है, क्लास फॉर्म किया. मैंने पहले भी बताया था क्लास कुछ नहीं होता. आज के दिन जो क्लास है वो क्या है, रेंज ऑफ मार्क्स है. किस केस में, जब आपने टीचर ने क्या किया है, क्लास फॉर्म किया है बेस्ड ऑन मार्क्स. कल के दिन सचिन के लिए रन का क्या हो सकता था, स्पैन हो सकता था. सिमिलरली कल के दिन एक बॉलर के लिए क्या हो सकता था, विकेट्स का स्पैन हो सकता था. बट यस ठीक है, ये क्या है आपका क्लास. ठीक हो गया.
और जब इसने क्या किया, इसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज मेजर की। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है रिपीटेशन, रिपीटेशन, ठीक है। बाकी बाय द वे टीचर ने ये ऑब्जर्व किया, आउट ऑफ 15 नंबर ऑफ स्टूडेंट, 0 से 5 नंबर जो हैं स्टूडेंट, वो केवल कितने स्टूडेंट लाई करते हैं, लेट्स टेक इट 3, कितने स्टूडेंट लाई करते हैं, 3 स्टूडेंट लाई करते हैं। देन 5 से 10 के बीच में 5 स्टूडेंट लाई करते हैं। सिमिलरली 10 से 15 मार्क्स के बीच में 7 स्टूडेंट लाई करते हैं, और 15 से 20 मार्क्स के बीच में बाय द वे 5 स्टूडेंट लाई करते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब यहां क्या है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो इस पर्टिकुलर क्लास में फॉल करते हैं, या फिर मैं बोल सकता हूं द मार्क्स बिटवीन 0 to 5, हाउ मेनी टाइम्स इट हैज गॉट रिपीटेड, या फिर मैं बोलूं उसकी बारंबारता, या फिर क्या फ्रीक्वेंसी, इट्स ऑल्सो कॉल्ड रिपीटेशन। तो 0 से 5 मार्क्स कितनी बार रिपीट हुआ है, 3 बार रिपीट हुआ है फ्रॉम 3 डिफरेंट स्टूडेंट। 5 to 10 5 टाइम्स, 10 to 15 7 टाइम्स, एंड 15 to 20 5 टाइम्स। मोर ओवर अगर आप इसको काउंट करेंगे तो 20 स्टूडेंट है, तो डेफिनेटली इनका एडिशन भी क्या होना चाहिए, 20 ही होना चाहिए। देख लो कितना है, 3 + 5 दैट्स 8 + 7 दैट्स 15 + 5 दैट्स 20, ठीक। चलिए अब यहां ध्यान देना, ये है आपका फर्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट क्लास, ये आपका पहला क्लास इंटरवल है, इसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को मैंने F1 मार्क किया, जो इस प्रॉब्लम के लिए 3 है। दिस इज व्हाट माय F2, दिस इज व्हाट माय F3 एंड दिस इज व्हाट माय F4, ठीक। पहले अगर इस डिटेल में निकालने की कोशिश करो तो यहां ध्यान देना, आपके कितने फ्रीक्वेंसीज हैं, 4 टोटल नंबर ऑफ 4 फ्रीक्वेंसीज हैं। पहली चीज, टोटल कितने क्लास इंटरवल हैं, ये पहला क्लास इंटरवल है, ये दूसरा क्लास इंटरवल है, ये तीसरा क्लास इंटरवल है, ये चौथा क्लास इंटरवल है। तो ध्यान देना, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स, इंटरवल्स जिसको मैं बेसिकली रिफर करने जा रहा हूं इस प्रॉब्लम में I से, वो कितना है इस प्रॉब्लम के लिए, 4 है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, अब बाय द वे इसका मैं आगे कैलकुलेशन करता हूं, तो फॉर्मूला विच आई एम गोइंग टू यूज, सो यू शुड हैव द क्लियर कट आइडिया अबाउट इट। व्हाट इज द K ओवर देयर, K जो है वो क्या है, K नंबर ऑफ क्लास एंड इट्स इंटरवल, कि कितने क्लासेस हैं। तो इस प्रॉब्लम में कितने क्लास हैं, 1 2 3 4, ठीक। सिमिलरली Fi, it's gonna be what, frequency of individual classes, सब लिखते चलोगे साथ में, ठीक है। और ये क्या है, समेशन ऑफ Fi, चलो xi लिख लो, xi is nothing but the average of the respective class. xi is gonna be upper limit of the corresponding class plus lower limit of the corresponding class divided by of 2, ठीक है। तो आपको एक फेयर आइडिया होना चाहिए मैं यहां क्या बोल रहा हूं। अब इसका यूज करके मैं क्या करने जा रहा हूं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहा हूं, देखिए कैसे, और इसमें कुछ कंसेप्ट भी है, वो भी ध्यान देंगे। देखेंगे सबसे पहली बात, अगर इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर रहा हूं तो जो बेसिक फॉर्मूला यूज कर रहा हूं वहां ये बेसिक फॉर्मूला होने जा रहा है, समेशन ऑफ Fi xi where the I will move from 1 to K, what is the K over there, the number of class interval, जो इस प्रॉब्लम के लिए कितना है 4, divided by of summation of Fi where the I is equals to 1 to K which is again equals to 4, ठीक है। तो यहां से मेरे को बिल्कुल कैलकुलेशन समझ में आ रहा है, which will result the discrete sum of Fi xi where the I starts from 1 to 4, so it's gonna be F1 x1, F2 x2, F3 x3 plus of F4 x4 divided by of summation of Fi where the I starts from 1 to 4, so I can call it F1 plus F2 plus F3 plus F4, and it's also referred as capital N, so in few of the books it's also referred as capital N, ठीक है। यार एक चीज ध्यान देना है, फॉर्मूला का इजाद हुआ कैसे होगा। यार पहले अगर आपने क्या किया है, एक अनग्रुप डेटा का जब एवरेज निकाला है तो आपने सबसे पहले क्या किया, टोटल आपने मार्क्स की काउंटिंग कर ली,
और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने थे उसकी काउंटिंग कर ली। यहां अगर बाय द वे अगर आप एक इन जनरल तरीके से अगर आप क्या करते हो, एवरेज निकालते हो किसका, मार्क्स का, तो क्या करोगे, टोटल मार्क्स सबसे पहले ऐड कर लोगे डिवाइडेड बाय टोटल जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनके मार्क्स आपने ऐड किए हैं उनको क्या करोगे, डिवाइड करोगे। लेकिन एक चीज ध्यान देना, यहाँ रॉ डेटा तो नहीं है कि आप हर एक मार्क्स को आपस में ऐड कर लोगे और आपको ये पता होगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, है पता, थोड़ा दूसरे तरीके से पता है। देखो कैसे, देखो 0 से 5 के बीच में कितने बच्चे थे, 3। सिमिलरली यहां 5 7 5, तो टोटल बच्चे तो अभी भी मुझे पता है कितने हैं, 5 3 5 7 और 5, टोटल बच्चे कितने हैं, 20। तो कहीं ना कहीं आपने यहां क्या किया था, यहां क्या किया था, टोटल नंबर ऑफ बच्चे को कहां नीचे लेके आए थे या डिवाइड किए थे, यहां भी तो मैं वही कर रहा हूं। तो बेसिकली जो फ्रीक्वेंसीज को जब आप ऐड करोगे ना तब पता चलेगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थे कितने, पता चल रहा है इस रेंज में 3 5 7 और 5 सब मिलकर कितने हुए, 20। तो इसीलिए ध्यान देना इस पूरे के पूरे फॉर्मूला में नीचे जो है वो अभी भी सेम है, वो क्या है, n क्या था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब ये अनग्रुप डेटा था, लेकिन अगर ग्रुपिंग भी करोगे तो स्ट्रक्चर तो वही होगा, आपको निकालना होगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, वो होगा समेशन ऑफ fi फ्रॉम वेयर टू वेयर 1 to n। इनको सबको ऐड कर लो, ये होगा समेशन ऑफ fi, जिसको मैंने n लिखा है जो कितना है 20। नेक्स्ट, अब बारे में बात आती है कि टोटल मार्क्स कितने लाए, टोटल मार्क्स कितने लाए। तो इसके लिए ये फॉर्मूला क्या हुआ, ध्यान देना यार मेरे भाई, 0 से 5 कितने बार आए मार्क्स, 3 बार आए। तो टोटल मार्क्स में कितना मान सकता हूं इस क्लास इंटरवल में यार, 0 से 5 के बीच में बच्चा 1 भी ला सकता था, कोई बच्चा 2 भी ला सकता था, 3 भी ला सकता था। तो ना तो आप 0 पकड़ सकते ना आप 5 पकड़ सकते। तो लमसम बेस्ट आइडिया ये होगा कि आप 0 से 5 के बीच की एक वैल्यू पकड़ लो और ये मान के चलो कि वो वैल्यू कितनी बार रिपीट हुई है, 3 बार रिपीट हुई है लमसम। तो रादर कॉलिंग इट 0 मार्क्स और रादर कॉलिंग इट 5 मार्क्स। मैं मान के चलता हूं इस क्लास में जो एक्चुअल वेटेज ऑफ मार्क्स था वो कितना था, इसका अपर वैल्यू और लोअर लिमिट का क्या था, एवरेज था। कितना हुआ भाई मेरे, थोड़ा देर सोच के बोलना, कितना हुआ ये, 2.5। ठीक, इसका मतलब मैं ये मान के चल रहा हूं कि इस क्लास को मारो गोली 2.5 मार्क्स कितनी बार रिपीट हुए हैं, 3 बार रिपीट हुए हैं, जो कुछ सेंस में गलत भी हो सकता है। बाय द वे एक सिनेरियो ऐसा भी हो सकता है क्लास में कि इस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल में 3 बच्चे 0 के 0 लाए हैं, तीनों के तीनों, लेकिन आपने क्या मान लिया है कि कायदे से 2.5 मार्क्स कितने बच्चे लेके आए हैं, 3 बच्चे लेके आए हैं। बट एनीवेज मैंने पहले भी बोला था कि ग्रुप डेटा के साथ एक बेसिक एडवांटेज है कंप्रेशन ऑफ डेटा, लेकिन एक बेसिक प्रॉब्लम भी है, व्हाट द एनालिसिस विच इज नथिंग बट द एक्यूरेसी गोज डाउन। बट एनीवेज, तो यहां सिमिलरली 5 से 10 के बीच में कितना होगा, ये 7.5 होगा। सिमिलरली 10 से 15 के बीच में कितना होगा, 12.5 होगा, 12.5 होगा। सिमिलरली 15 से 20 के बीच में ये होगा 17.5। और अभी भी आपको टोटल मार्क्स निकालना है, या टोटल मार्क्स निकलेगा कैसे, 2.5 मार्क्स कितने बच्चे, 3 बच्चे, 7.5 मार्क्स कितने बच्चे, 5 बच्चे, 12.5 मार्क्स कितने बच्चे, 7 बच्चे, 17.5 मार्क्स कितने बच्चे, 5 बच्चे। और बाय द वे मैंने इसको मान लिया है x1 x2 x3 और x4। तो कायदे से आपका फॉर्मूला जो होना चाहिए ऊपर में होना चाहिए टोटल मार्क्स कंटेंट या टोटल मार्क्स अचीव्ड, वो क्या होगा, f1 इंटू x1, f2 इंटू x2, f3 इंटू x3, f4 इंटू x4। तो कर तो वही रहे हो कि आप अभी भी ऊपर में क्या ले रहे हो, टोटल जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनका सम डिवाइडेड बाय ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। दैट्स अ डिफरेंट थिंग, द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉर्मूला गॉट डिफरेंट। तो एज सच देयर इज नो डिफरेंस। आप क्या करें, आप अनग्रुप डेटा लें या क्या लें, ग्रुप डेटा लें, थोड़ा सा शांति के साथ कैलकुलेशन करेंगे। इज दैट पार्ट क्लियर? तो कुछ नहीं करना है, चलो कैलकुलेशन करा देता हूं मैं। तो बेटर ये रहेगा आप समेशन fi xi यहीं कैलकुलेट करें। ये होगा आपका f1 इंटू x1, दैट्स 2.5 इंटू 3, दैट विल बी ऑब्वियसली 2.5 into 3, that will be 7.5. Where it is? Here it is 7.5, and here is gonna be 7.5 into how many number of student it has? 5 number of student it has. So here it's gonna be into 5 is gonna be 37.5, and here 12.5. How many times it has been repeated? It has been repeated 7 times. So here is gonna be 87.5, and at last 17.5 got repeated how many times? 5 times. So here the number goes to be
80, just a minute, what it is, 17.5 into 5, 87.5। कुछ नहीं करना है भाई, मेरे को इनका समी तो निकालना है। आप चाहो तो समेशन एफ आई एफ एक्स आई यहाँ निकाल लो, या फिर इंडिविजुअल डेटा फीड करना चालू करो। ये कितना है 7.5, ये कितना है मेरे भाई 37.5, ये कितना है मेरे भाई, ये है आपका 87.5, ये कितना है मेरे भाई, ये है आपका फिर से 87.5। इन सबको एडअप करो, ये निकल जाएगा आपका टोटल मार्क्स गेन, और नीचे जो होगा n वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो इस प्रॉब्लम के लिए कितना है 20 है। तो यार फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है, मतलब कि बच्चा इसको भले दो अलग अलग फॉर्मूलाज मान के जाए, बट अकॉर्डिंग टू मी द अंडरस्टैंडिंग इज वेरी सेम। चलो तो इनको एडअप कर देते हैं। तो ये 0.5 0.5 0.5 0.5 सबका एडिशन 4 बार क्या होगा, 2 होगा। तो मैं केवल इनको एडअप कर लेता हूं। तो ये होगा 7 प्लस 37 प्लस 87 प्लस 87 अगेन 87, ओके, प्लस 2 दैट बिकम्स 220 divided by of 20, this goes out, so that is gonna be 11. What is the basic feeling of it? That's a 11 marks on average, 11 marks on average what obtained by per student, तो यार आपको एक बेसिक फीलिंग आ गया होगा कि एज सच फॉर्मूलाज में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, चाहे वो क्लोज ग्रुप का हो चाहे वो ओपन ग्रुप का हो, केवल समझदारी का क्या है, फेर है। ठीक है, ध्यान देना। अब मैं लिस्ट डाउन करने जा रहा हूं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग दी मीन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आगे जाके एक्सपेक्टेशन के लिए, जब आप क्या करेंगे, रैंडम वेरिएबल को फील करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये इक्वली इंपॉर्टेंट है कि एप्टीट्यूड में कुछ क्या आते हैं, छोटे छोटे लाइट न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो अगर मुझे प्रॉपर्टीज क्लियर होंगे तो ज्यादा अच्छे से मैं क्या कर पाऊंगा, इस पूरे के पूरे प्रॉब्लम को एड्रेस कर पाऊंगा। तो अब मैं बात करने जा रहा हूं प्रॉपर्टीज। चलिए मैं सबसे पहली प्रॉपर्टी के बारे में ज्ञान निकालने की कोशिश करता हूं। बाय द वे आपके पास n नंबर ऑफ क्या है, डेटाज हैं, और बाय द वे उनका जो एवरेज है वो क्या है, x प्राइम है। तो ध्यान देना ये क्या है, आपके n नंबर ऑफ डेटाज के क्या है, एवरेज है। तब आप ये ध्यान देंगे जो x प्राइम की वैल्यू है, x प्राइम की वैल्यू जो है दैट विल बी greater than equals to of minimum value among the xn, and it will be lesser than equals to of the maximum value of the xn. That's the first important thing. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लिया, बाय द वे आपके पास दो क्या है, डेटा कलेक्टेड है, 1 और 2, उसका आप एवरेज निकालेंगे तो कितना होगा, 1.5 होगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि आपका जो लोएस्ट वैल्यू था वो क्या था, 1 था, और हाईएस्ट वैल्यू क्या था, वो 2 था। आपका एवरेज जो होगा हमेशा क्या होगा, इन बिटवीन फॉल करेगा आपके लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्टेन्ड वैल्यू और क्या हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द ऑब्टेन्ड वैल्यू। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और भी लेता हूं। बाय द वे 1, 3 और 5 का आप एवरेज लेते हैं, एग्जांपल लिख सकते हैं इसका, 1, 3 और 5 का अगर आपने क्या लिया, एवरेज लिया। ठीक है, तो इसका एवरेज जो होगा वो कितना होगा, ध्यान देना, 3 होगा इसका एवरेज। और आप देख सकते हैं जो 3 है, ये जो आपने क्या किया है, ऑब्टेन्ड वैल्यू है, फिर सिलेक्टेड वैल्यू है, उसकी लोएस्ट वैल्यू कितनी है, 1 है, और हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 5 है, इसके बीच की वैल्यू है। ठीक है, तो आज के बाद से बिल्कुल क्लैरिटी रखेंगे आप। किसी भी अगर आपने 10,000 नंबर का भी अगर एवरेज लिया है तो आपका जो क्या आएगा, एवरेज आएगा, वो हमेशा क्या होगा, इट्स गोना बी इन बिटवीन द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द ऑब्टेन्ड वैल्यू एंड सिमिलरली द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द कलेक्टेड डेटा। ठीक है, एंड इवन इट कुड बी इक्वल्स टू ऑल्सो, पहली चीज। दूसरा इफ x1 जितना भी आपने डेटा कलेक्ट किया है, x2 x3 they all are same, let's take the value is a for the time being। मतलब कि आपने पहला जो डेटा कलेक्ट किया वो भी a है, दूसरा डेटा कलेक्ट किया वो भी a है, यूनिफॉर्मली सेम नंबर है। इफ यू कलेक्ट देम टुगेदर व्हाट्स गोना बी द एवरेज ऑफ इट। तो एवरेज अगर आप निकालेंगे तो एवरेज निकालेंगे कैसे यार, सीधी सी बात है, सबको सबसे पहले क्या करोगे, एड अप करोगे। इट विल बी x1 प्लस x2 प्लस x3 टिल xn, सो इट्स गोना बी a प्लस a टिल an put together divided by of n, the result will be what, a itself। तो ध्यान देना, अगर आपके पास डेटा ऑफ कलेक्शन कुछ ऐसा हो, that means all datas are the same real number, so its mean used to be the same number itself। Its mean used to be same number itself। आगे जाके एक्सपेक्टेशन में देखेंगे, the expectation of a constant is the same value।
इज द सेम वैल्यू, ठीक है। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं क्या, एक्सपेक्टेशन ऑफ द अ कांस्टेंट वैल्यू इज द सेम वैल्यू, और आई कैन से इफ x1 x2 x3 if all of the datas are repeating, that means they are the same numbers and they have been keep repeating, you'll get to know the average will have the same value itself. Agreed? Next now what I'm going to do over here, now the next is gonna be addition or subtraction with a constant, with the constant मैंने क्या किया है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन किया है विथ सर्टेन फिक्स्ड कांस्टेंट इन इंडिविजुअल वैल्यू। इसका मतलब x1 has become x1 plus a, x2 has become x2 plus a, similarly xn has become xn plus a. So what will be the change over its new mean? ओल्ड मीन तो पता है, मैंने ओल्ड मीन क्या लिया है, एक्स प्राइम लिया है, तो नया मीन क्या होगा, इट विल बिकम एक्स प्राइम। जो पुराना एवरेज है उसमें केवल क्या होगा, ए एड अप हो जाएगा। क्यों ऐसा बोला यार, सीधी सी बात है, अगर आप इसका एवरेज निकालेंगे सो इट विल बी सब के सब ऐड होंगे, सो इट विल बी x1 प्लस x2 डैश डैश xn, और a कितनी बार ऐड होगा, n टाइम्स ऐड होगा, तो ये होगा na। टोटल कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, n। जब इसको सॉल्व करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, x1 plus x2 till xn divided by of n, that will be equals to of x prime plus n a कैंसिल हो गया, रिजल्ट जो आएगा वो कितना है, x प्राइम प्लस a। अगर यही जो इंडिविजुअल वैल्यू क्या हो, एक फिक्स्ड वैल्यू से अगर सब्सट्रैक्ट हो, तो कायदे से आपका जो नया मीन होगा उसमें क्या हो चुका होगा, वो वैल्यू क्या हो चुकी होगी, डिक्रीज हो चुकी होगी। आगे जाके न्यूमेरिकल्स लूंगा तो थिंग्स विल बी इवन क्लियर। यही आपके एक्सपेक्टेशन में भी यूजफुल होने जा रहा है। एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस a, जहां x क्या है, एक रैंडम वेरिएबल है, प्लस a आप देखेंगे विल बी इक्वल्स टू ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस a। आप आगे जाके इसको जरूर क्या करेंगे, नोटिस करेंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा एक की पॉइंट लिखते जाएंगे, शायद आगे जाके आपको थोड़ा सा आसानी हो। बाय द वे, अगर आपका x रैंडम वेरिएबल है तो एक्सपेक्टेशन बेसिकली मीन पे आधारित है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x मैंने किसको रिफर किया है, मीन को रिफर किया है। तो एक्सपेक्टेशन किसी भी एक कांस्टेंट वैल्यू की कितनी होगी, देखा है आपने, अगर हर एक जो आपके क्या रहे हैं, डेटास जो रहे हैं वो एक फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू रहे हैं, तो उसका एवरेज कितना आया है, सेम डेटा आया है। वैसे ही एक्सपेक्टेशन मीन्स अ मीन इन अ व्हाट, रैंडम प्रोसेस, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ अ सर्टेन कांस्टेंट विल बी इक्वल्स टू ऑफ ए, ये कंक्लूड कर सकते हो। सिमिलरली एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस a, इसका मतलब आपने हर एक रैंडम वेरिएबल को a से क्या किया है, सूट अप कर दिया है, तब आपका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा भाई, कुछ नहीं, जो आपके रैंडम वेरिएबल का एक्सपेक्टेशन था उसमें अब क्या होगा, a सूट कर जाएगा, सेम लाइक दिस। और अगर ये माइनस होगा सो इट विल बी माइनस। और वैसे भी मैं मान के चल रहा हूं, अभी आपको ये बहुत ग्रेट डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, आगे जब रैंडम वेरिएबल और रैंडम प्रोसेस पढ़ोगे तो आई थिंक देयर इट विल बी मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको मैं रब आउट करके थोड़ी से अच्छी लोकेशंस में प्लेस कर लेता हूं। सो हियर ये रैंडम वेरिएबल का पार्ट होगा, आप लिख लो छोटा सा, विल बी यूजफुल। sort of this, agreed? नेक्स्ट अगर लिखना चाहें इसी प्रोसेस में, अगर नेक्स्ट अपन क्या करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट ले, अगर आपने क्या किया है, अब आपने बात किया था किसका, एडिशन सब्सट्रैक्शन विद अ कांस्टेंट, अब मैं बात करता हूं मल्टीप्लिकेशन स्लैश डिवीजन by a fixed constant, by the constant. That means rather having the data collection as a x1, x2 and xn, if we had the data like ax1, ax2 till axn, that means all of the collected data has got multiplication with a fixed constant, that means they all are the same what real valued constant। तब आपका नया चेहरा जो एवरेज का दिखेगा वो क्या दिखेगा, it will be whatever the average we have got it for x1 comma x2 till xn, that's gonna be x prime will get multiplied with a. How it's happening, just we have to add them together, it's gonna be a x1 plus a x2 till a xn. Still the number of observations are how many, and a can be brought it out, so the result which will be left out is gonna be x1 plus x2 till xn divided by of n. Definitely this result is nothing but x prime
पुट टुगेदर इज गोना बी ए एक्स प्राइम। ठीक, ये तो बात हुई किसकी, मल्टीप्लीकेशन की। इवन फॉर द डिवीजन ऑल्सो इट्स वेरी ट्रू, दैट मीन्स इफ इट इज x1 by a, x2 by a and it goes till xn by a, the result will be x prime by of a। तो आई थिंक अब इसको एक्सपेक्टेशन से भी कनेक्ट कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशन का बेसिक फीलिंग आप आगे देखोगे। एनीवेज, एक्सपेक्टेशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x डिवाइडेड बाय अ कांस्टेंट a विल बी इक्वल्स टू ऑफ 1 by a expectation of x, or expectation of a random variable x which has been uniformly multiplied with a constant a, which will be equals to of a times of expectation of x. Do not get confused in it. Agreed? Next next summation of fi within a bracket xi minus of mean of the collected data x prime from where to where, the first class interval till last class interval, which will be equals to of 0, which is what, it's a multiplication of the frequency, and what it is, it's a deviation of the centered value from its mean। xi क्या था, उस क्लास का सेंटर्ड वैल्यू था, और ये क्या है, डेविएशन ही तो है, कहां से, मीन से। ये क्या होती है, वैल्यू हमेशा 0 होती है। आप चाहें तो इसको मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकता हूं मैं, तो इस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वन, कीप इन माइंड, इट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वन। ठीक, प्रूव कैसे कर सकते हैं, देखिए, अगर बाय द वे मैं समेशन fi xi को अगर आपस में मल्टीप्लाई करता हूं तो ये होगा fi xi discrete sum, obviously I is equals to 1 to k minus I is equals to 1 to k fi, and x prime can be written as fi xi divided by of what, summation of fi, sort of this, from where to where, I is equals to 1 to k, and similarly, so this and this got cancels out, this value and this value is very same, hence the result is always 0. That's one of the important fact. Okay, even we can have the next important character of the expectation या फिर mean, if n1 number of items has the average value is equals to x1 prime, and if n2 number of items has the expected value of average is equals to of x2 prime, if both of the items got clubbed, then the new average is gonna be n1 x1 prime plus n2 x2 prime divided by of n1 plus n2। यार वैसे मैं एक चीज बोल रहा हूँ, इसके जब मैं न्यूमेरिकल्स लूंगा तो आई थिंक आपको और भी क्लैरिटी आएगी, इससे बेस्ड मैं कई न्यूमेरिकल्स लेने जा रहा हूँ। लास्ट, इसको खत्म करने से पहले एक चीज ध्यान देना, मैंने बार बार मीन बोला है, और बाय डिफॉल्ट जितने भी मीन आपने पढ़े हैं वो क्या है, अरिथमेटिक मीन है। तो बेसिकली अब मैं छोटा छोटा क्या कर सकता हूं, 2 और मीन को इंट्रोड्यूस कर सकता हूं, ऑल्दो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, शायद कहीं किसी जगह यूजफुल हो जाए। एक होगा जियोमेट्रिक मीन, GM, जियोमेट्रिक मीन। ध्यान देना, अगर आपके पास n सेट ऑफ डेटाज हैं तो इनका जियोमेट्रिक मीन जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू ऑफ x1 इंटू x2 टिल xn, आप ऐसा लिखो ज्यादा अच्छा होगा, टू द पावर 1/n। देखो, कुल मिला के जियोमेट्रिक मीन में क्या होता है, इनका पहले एडिशन होके डिवाइड बाय n होता था, यहां मल्टीप्लीकेशन होके टू द पावर 1/n होता है। याद रखने का सीधा तरीका ये है, ध्यान देना, अगर बाय द वे आपने क्या किया है, x1 x2 टिल xn, ये क्या है, आपके अलग अलग दिन के आपकी गाड़ियों का क्या है, स्पीड है, और उस स्पीड का आप जियोमेट्रिक मीन निकालना चाहेंगे तो यार जियोमेट्रिक मीन जिस डेटा का निकला है उनके यूनिट्स तो मैच करने चाहिए। इसका मतलब अगर x1 क्या है, अगर बाय द वे मीटर पर सेकंड है या किलोमीटर पर आवर है, इंडिविजुअल डेटा अगर क्या है मीटर पर सेकंड है, तो इसका जो मीन होना चाहिए वो भी इसका यूनिट क्या होना चाहिए, मीटर पर सेकंड ही होना चाहिए। अगर आपने इनका मल्टीप्लीकेशन अगर n टाइम्स कर लिया तो ये कायदे से क्या हो चुका है, मीटर टू द पावर n
डिवाइडेड बाय ऑफ सेकंड टू द पावर n। लेकिन मैंने फिर बोला कि अगर बाय द वे आप जो भी कर रहे हो, निकाल क्या रहे हो, अभी भी एवरेज निकाल रहे हो, तो एवरेज में यूनिट कैसे चेंज हो सकता है आपकी बेसिक वैल्यूज से। तो उस यूनिट को सेम करने के लिए आप क्या हो चुका है, मीटर टू द पावर n, सेकंड टू द पावर n, उसको क्या करने के लिए, स्ट्रैट करने के लिए कहीं ना कहीं आपको क्या लगाना होगा, टू द पावर 1/n। ठीक, थोड़ा सा ध्यान रखने का तरीका है। यूनिट बेस्ड मैं बोल रहा हूं, स्टडी करने से कई जगह बेनिफिट हो जाता है। इसका एग्जांपल है, अगर आप ए और बी का अगर जियोमेट्रिक मीन निकाल रहे हो तो कितने डेटा हैं, 2 डेटा मल्टीप्लाई होंगे और उनका पावर क्या होगा, हाफ। सो दिस विल बी द जियोमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी बिकॉज दे आर 2 डेटास। ध्यान रखना इस फॉर्मूला को, नहीं तो बच्चा यहां मिस्टेक करता है। सिमिलरली द नेक्स्ट कुड बी हार्मोनिक मीन। यहां भी वैसे ही कहानी है, हार्मोनिक मीन। आपके पास अब अभी भी क्या है, x1 x2 टिल xn n नंबर ऑफ डेटाज हैं, तो उनका हार्मोनिक मीन जो होगा, ध्यान देना, वो होता है x1 इनवर्स, x2 इनवर्स, xn इनवर्स डिवाइडेड बाय ऑफ n। ये सही है क्या, थोड़ा समझदारी के साथ बोलना भाई। इसका मतलब अगर ये मीटर पर सेकंड में है तो ये सेकंड पर मीटर, सेकंड पर मीटर, सेकंड पर मीटर, और ये n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ओवरऑल इसकी यूनिट क्या हुई, सेकंड पर मीटर, अगर आप इनको एड अप करेंगे। लेकिन आपको रिजल्ट किस में चाहिए, अभी भी मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो आप लास्ट में इसका फिर क्या करेंगे, इनवर्स करेंगे, और ये होगा आपका HM का कैलकुलेशन। ध्यान देना, आगे मैं GM और HM के कुछ न्यूमेरिकल्स एसोसिएट करने की कोशिश करूंगा, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट जो है वो अभी भी क्या है, अरिथमेटिक मीन है। बट ठीक है, एप्टीट्यूड में मैं एक्सपेक्ट करता हूं वंस इन अ वाइल प्रॉब्लम पूछ लिए जाएंगे, किससे, जियोमेट्रिक मीन से या फिर हार्मोनिक मीन से। मीन से या फिर हार्मोनिक मीन से। ठीक, सो हैव द क्लियर कट आइडिया अबाउट दिस, क्योंकि कभी आगे जाके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी आपको एक कहीं जियोमेट्रिक मीन का एक आध प्रॉब्लम दे दिया हुआ है, वेव गाइड से, सिविल में भी एक आध प्रॉब्लम दे दिया हुआ है। सो इतना आप क्लैरिटी रखें, मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा मीन जानने की जरूरत नहीं है डिटेलिंग में, जियोमेट्रिक मीन एंड HM। इसलिए मैंने बाकी को पूरा का पूरा जो अभी तक आपने पढ़ा वो अरिथमेटिक मीन था, वहाँ मैंने ग्रेट डिटेल में डिस्कस किया, बट इसके लिए जरूरत नहीं है। तो ध्यान देंगे, इसके जस्ट बाद जो मैं वीडियो रिलीज करूंगा वहाँ मैं केवल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करने जा रहा हूँ बेस्ड ऑन मीन। तो दोनों को देखेंगे, डेफिनेटली यू विल हैव थरो आइडिया अबाउट द मीन। इज दैट पार्ट क्लियर? Thank you. Thanks a lot.